गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी लोग एकदम स्वस्थ सुरक्षित होंगे। और जो लोग अभी इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, एक नहीं बहुत सारे मैसेज हैं कि वो लोग भी सेम सिचुएशन जिससे हम निकले हैं उससे जूझ रहे हैं। कुछ लोगों को कुछ टाइम हो चुका है और कुछ लोगों को अभी नया नया पॉजिटिव आया है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी मेरे पास आ रहे हैं और किस तरीके से मैंने मैनेज किया, क्या किया, अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कुछ लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोल रहे हैं, कुछ लोग मैंने लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, कुछ लोग मेरा रूटीन पूछ रहे हैं कि उस बीच में कैसा रूटीन हमने फॉलो किया था। टेस्ट एंड स्मेल के बारे में कई क्वेश्चंस मैं पढ़ चुकी हूँ, और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के बारे में, मेडिकेशंस क्या रही और किस तरीके से ग्रोसरी, राशन का सामान और जो बाहर की चीज़ें होती हैं वो कैसे कैसे करके हमने मैनेज किया। तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी के हैं और एक ही वीडियो में मैं उसको कवर अप नहीं कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा है कि जिस तरीके से मेरा रूटीन था मैं वो पहले आप लोगों को बताऊं। बिकॉज़ क्या है, जो अभी इस सिचुएशन में हैं, मैं चाहती हूँ उनको कहीं ना कहीं तरीके से कुछ हेल्प मिले, ताकि कई बार होता है ना, हम लोग जाने अनजाने कुछ चीज़ें गलत सलत कर रहे होते हैं, मैंने भी की हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ कि जो अभी सिचुएशन में है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं ये जो 14 दिन का टाइम होता है, इसमें शुरू के 8-9 दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक एक दिन भी आप कोई गलती नहीं कर सकते हो। एक तो आप बीमार होते हो, अकेले होते हो, ऊपर से सुबह से शाम आपको अपनी टेक केयर खुद करनी होती है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपना रूटीन आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, एक नहीं, आप खुद कमेंट सेक्शन जाके पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मैंने पहले कभी नहीं देखे। लगभग 50% ऐसे मैसेजेस हैं जिनको या तो सफ़र कर चुके हैं या कर रहे हैं, या जिनका अभी नया नया पॉजिटिव आया है, या जो ओवरकम कर रहे हैं, रिकवरी में है। तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। तो चलिए तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब आपको पता चले कि आप पॉजिटिव हो, या आपको इंट्यूशन हो जाए पता चलने से ही पहले कि आपको कुछ अलग सा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मैं यहाँ पे जो भी बातें करने वाली हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने इन दिनों में एक्सपीरियंस किया है और जो मैंने नॉलेज इधर उधर से गैदर किया था। कुछ डॉक्टर्स की वीडियोस मैं देखती थी, कुछ लोग जो ओवरकम किए हैं, इससे जीत कर वापस आए हैं, निकले हैं, उनके एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ें देख सुन के जो मुझे पता चला, जो थोड़ा सा लिटिल नॉलेज है मेरे पास, बस मैं वही शेयर कर रही हूँ। तो इसको आप ऐसे मत लीजिएगा कि मैं कोई डॉक्टर हूँ और जो मैं बोलूँ आप वही करने लगें। डॉक्टर से टच में रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपको पता चलता है, डॉक्टर के टच में ज़रूर रहिए। तो डॉक्टर जो सजेस्ट कर सकता है आपको, वो मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे आपके साथ अपना एक्सपीरियंस जो रहा है इतने दिनों में वो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जब 13 से मुझे स्टार्ट हुआ था, मोस्टली क्या होता है 99% केसेस में आपको फ़ीवर आता है, जो कि इंडिकेशन होता है कि या तो आपको ये है या तो कुछ और है। लेकिन आजकल का जो टाइम चल रहा है इसमें सबसे पहले सस्पेक्ट यही किया जाता है और फिर आप अपने आप को सेपरेट कर लें सबसे। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ था, मुझे फ़ीवर नहीं आया, मुझे गले में हल्की सी खराश हुई, जो कि नॉर्मली हमें हो जाती है। हम कई बार कुछ ज़्यादा पानी वानी का काम भी कर लेते हैं तो उससे भी थोड़ा सा गला ख़राब हो जाता है। हल्की सी मुझे खराश हुई, बहुत ज़्यादा मुझे कुछ नहीं हो रहा था, हल्की सी खराश, थोड़ी थोड़ी सी खांसी आ रही थी और वीकनेस लग रही थी। तो मैंने अपने आप को सेपरेट कर लिया था, अलग सोना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जैसे कि हस्बैंड ऑफिस जाते थे तो खाना पीना तो मुझे करना ही पड़ रहा था। 2 दिन मैंने खाना बनाया भी, सिद्धार्थ को दिया भी, और पूरी प्रिकॉशन के साथ में दे रही थी उसको, अच्छे से हाथ धो के। और वो अलग रहता था, दिन में भी मैं अलग रहती थी। लेकिन शायद ये सब प्रिकॉशन जब मैंने लेना स्टार्ट किया उससे पहले ही या तो मुझसे ही चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई, या फिर हम सब लोगों के एक साथ ही इस चीज़ ने अटैक किया। किसी के सिम्पटम पहले आए और किसी के बाद में आए, मेरे सबसे पहले स्टार्ट हुए। तो सबसे पहली बात, जब भी आपको पता चले या आपको लगे कि आपको पॉज़िटिव हो सकता है, आपकी तबीयत कुछ ऐसे बिगड़े, तो सबसे पहली सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आप बिल्कुल भी डरें या बिल्कुल भी घबराएं नहीं। बिल्कुल भी नहीं डरना है। जब तक आपको ये चीज़ नहीं हो रही है तब तक आप बहुत डरो।
आप बहुत इससे दूर भागो, आप सारी प्रिकॉशन लो, अपने घर के अंदर बंद रहो, हर चीज़ करो जैसे मैं भी करती थी। मैंने कोई प्रिकॉशन लेना, फरवरी मार्च में सिचुएशन इतनी अच्छी हो गई थी, फिर भी मैंने कोई प्रिकॉशंस लेना नहीं छोड़ा था। ग्रॉसरीज़ वैसे ही सैनिटाइज़ करना, फ्रूट्स वैसे ही वॉश करना, बाहर कम आना जाना, सब कुछ मैं कर ही रही थी। तो जब तक आपको नहीं होता है तब तक आप पूरी प्रिकॉशन में रहो, इस चीज़ से डरो। लेकिन जब आपको हो जाता है ना, तो डर को वहीं के वहीं आपको त्याग देना होता है। अगर आप डर को नहीं छोड़ोगे ना, तो आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी। और हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपके बच्चे हैं ना, जैसे 7, 8, 6 से 10 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, ये बच्चे ना 1 साल से कोरोना बहुत डर गए हैं, ठीक है? तो उनमें वो डर कभी आपको पैदा नहीं होने देना है। ये चीज़ का ध्यान हमने शुरू से रखा था, शुरू से जब से ये वायरस आया था, तब से हम लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखा था कि हम सिद्धार्थ को केयरफुल रहने के लिए बोलें, लेकिन एट द सेम टाइम हम उसको ये भी समझा के रखें कि अगर बेटा हो जाता है ना, तो ठीक हो जाता है। तो बच्चों को बिल्कुल नहीं डराना है, उनका दिमाग बहुत कच्चा होता है। वो किसी चीज़ का हौवा या डर बना के कभी मत रखिए। उनको हमेशा ये समझाते रहिए कि बेटा अगर हो जाता है तो ये करना होता है, ठीक हो जाते हैं। देखो कितने लोग ठीक हो रहे हैं। अगर आप उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर या हौवा बना के रख देंगे, तो अगर उनको बाई चांस, भगवान न करे, अगर हो जाता है तो बहुत घबरा जाएंगे, बहुत डर जाएंगे। और यही चीज़ आपको अपने अंदर से भी डेवलप करनी है कि जब तक नहीं हो रहा है तब तक ठीक है, हम डर के रहेंगे, लेकिन अगर हो जाता है तो डर को उसी जगह पे आप छोड़ दीजिए। मेरे घर में तीनों लोग पॉजिटिव थे। सबसे पहले मैं हुई, मेरे से 3 दिन बाद ही सिद्धार्थ को इतना हाई फीवर आया। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने एक आंसू अभी तक नहीं बहाया है। एक सिंगल मेरी आँख से आंसू नहीं निकला, क्योंकि मुझे पता था कि अगर और ये नहीं कि दिखाने के लिए कि फैमिली स्ट्रॉन्ग रहे, इसलिए मैं रोऊँगी नहीं या मैं घबराऊँगी नहीं, क्योंकि फैमिली को तो स्ट्रॉन्ग रखना ही है, साथ में आपको खुद को भी तो स्ट्रॉन्ग रखना है। तो अगर आप अंदर से मेंटली अपने आप को टॉर्चर करोगे ना, छुप के रोओगे या फिर परेशान हो जाओगे, हे भगवान मुझे क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ तो सोचनी नहीं है। हो गया तो हो गया, ये चीज़ सोचनी ही नहीं है। और हर चीज़ के लिए अपने दिमाग को प्रिपेयर करके रखिए, वर्स के लिए भी। होता क्या है, जब इंसान का ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगता है या उसको चेस्ट में या कहीं भी परेशानी होने लगती है, उसको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है ना, तो वो घबरा बहुत जाता है, उसके अंदर घबराहट आ जाती है, जिससे उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और जो प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होने लगती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस चीज़ को भी आपको दिमाग में अपने प्रिपेयर रह के चलना है कि अगर हो भी गया, हॉस्पिटल जाने की नौबत भी आ गई, तो भी मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है। और अपने आप को हमेशा डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप अपने मोबाइल में वॉच कीजिए, अपने आप को इंगेज रखिए और खूब सारा रेस्ट कीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वारंटीन है कमरे में, तो चुपचाप लेटे रहिए, खूब सारा रेस्ट कीजिए। वैसे आपकी बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। मैं तो 5 से 6 दिन तक नहा भी नहीं पाई थी। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं थी कि मैं उठ के नहा 2 मग्गे पानी डाल के कपड़े चेंज कर सकूं। तीसरे दिन से ही मेरा वीकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और लगभग 12-13 दिन तक तो इतना वीकनेस रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी भी मैं बहुत वीक हूँ। थोड़ा काम करती हूँ और उसके बाद फिर थोड़ा आराम करती हूँ, इस तरीके से। तो रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप बॉडी को रेस्ट दोगे, जितना सोओगे, उतना आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। और दिमाग को एकदम टेंशन फ्री रखिए और हर चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर करके रखिए। हम हमेशा यही सोचते रह जाते हैं, अरे हमें ये नहीं होगा, हमें वो नहीं होगा। हमने भी यही सोचा था कि अरे हम इतना प्रिकॉशन लेते हैं, हमें नहीं होगा। लेकिन जब हो जाए ना, तो अब तो हो गया। आप थोड़ा रिलैक्स करिए कि अब तो हो गया है, तो अब इस चीज़ से मुझे बाहर निकलना है पूरी पॉजिटिविटी के साथ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार भी आपको अपने अंदर घबराहट नहीं लानी है। अगर आप इस समय इस सिचुएशन में जूझ रहे हैं और आप घबरा रहे हैं, तो मत घबराइए। अगर आपको हॉस्पिटल जाने की भी नौबत आ जाती है ना, फिर भी मत घबराइए। ये फेथ अपने अंदर बना के रखिए अपनी फैमिली के लिए कि मुझे, और इन थॉट्स से ना बिल्कुल दूर रहिए, अरे मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा तो क्या होगा, ये सोचना ही नहीं है। आपको बस फोकस करना है अपने ठीक होने पे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पॉजिटिविटी बना के रखना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आपका दिमाग एक लेवल पे होता है ना और शांत होता है, तो आपकी रिकवरी बहुत अच्छे से होती है। एटलीस्ट आप घबराते नहीं हो। और नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहिएगा।
ठीक है। आपको न्यूज़ चैनल वगैरह बिल्कुल नहीं देखना है। मैंने न्यूज़ चैनल या न्यूज़ वगैरह बिल्कुल नहीं वॉच किया था, लेकिन हाँ, आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहना है। लाइक डॉक्टर के अग्रवाल की वीडियोस मैंने बहुत देखी उस बीच में। उसको टेंशन की तरह आपको नहीं देखना है, उसको एज अ प्रिकॉशन की तरह आपको देखना है कि ऐसा हो जाए तो क्या होता है। मैंने सारे सिम्पटम, डे बाय डे के सिम्पटम्स, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी डे बाय डे के सिम्पटम, और वो मैंने टेंशन लेके बिल्कुल नहीं देखी हैं कि मुझे उनको देखने से टेंशन हो रहा है, बिल्कुल नहीं। मुझे क्योंकि रिकवर करना था, तो अपनी रिकवरी के लिए, अपनी फैमिली की रिकवरी के लिए मैं यहाँ पे वीडियोस देखती थी। मैं जो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होती थी अपने हस्बैंड को ट्रांसफ़र मतलब सेंड कर देती थी उनको कि इसको देखो, ये चीज़ें हमें फॉलो करनी है। सिद को फीवर आया तो उससे बच्चों से रिलेटेड जो भी डे बाय डे के इश्यूज़ होते हैं वो मैंने सारे देखे, और सारी चीज़ें मैं यहाँ से बैठ करके अपनी फैमिली को हेल्प कर रही थी बाहर कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये चीज़ चाहिए, ये बनाना है, ये खिलाना है, इस तरीके से रहना है। तो इस स्टीम के लिए मैं हर बार याद दिलाती थी कि सिद्धार्थ को स्टीम दे दो, अभी आप स्टीम ले लो। यहीं से फ़ोन पे हम लोग कांटेक्ट में रहते थे, और आप लोगों को मैंने व्लॉग में दिखाया भी था कि कुछ 5-7 मिनट के लिए सिद्धार्थ को ब्रीदिंग एक्सरसाइज उस टाइम करवाना, तो मैं वीडियो कॉल पे रहती थी, और मैंने उस बच्चे को बिल्कुल फ़ील नहीं होने दिया कि हम एक बहुत ही एबनॉर्मल सिचुएशन में हैं, और इसीलिए वो हँसी खुशी उसने पूरा टाइम टचवुड ये काटा है, और वो हैप्पी रहा है। उसका तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया कि हम लोग बीमार हैं, तो कि मेरे पापा बीमार हैं, मेरी मम्मा बीमार हैं, यहाँ कुछ हो गया, वहाँ कुछ हो गया, क्योंकि सिद्धार्थ अब इतना बड़ा हो गया है कि वो ये सब चीज़ें जानता है कि बाहर क्या चल रहा है, ये चल रहा है। लेकिन हमने शुरू से ही टचवुड उसका हवा बना के नहीं रखा था, तो उसका फ़ायदा अभी हमें हुआ कि अगर हो जाता है तो हमें किस तरीके से रिकवर करना है। हमने हमेशा वो बताया कि अगर हो गया तो हो गया। जिस दिन पॉजिटिव आया उस दिन मम्मा हमारा पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, पॉजिटिव आ गया। मैंने उससे फ़ोन पे बड़ी देर तक बात की। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, पॉजिटिव आ गया, स्टीम लेंगे, गर्म पानी पिएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट बनना है अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने मम्मी पापा हैं उनके लिए। मुझे पता है सिचुएशन इतनी ईजी नहीं होती है, कई बार सिचुएशन बहुत बिगड़ जाती है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं ना सिचुएशन बहुत बिगड़ रही है। लेकिन हिम्मत मत छोड़िएगा और स्ट्रॉन्ग रहिएगा, बस पॉजिटिव रहिएगा। मुझे लग रहा है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं ये वीडियो बस उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिन लोगों ने इतने सारे मुझे मैसेज किए हैं कि हम इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। तो मेरे मन में जो भी है मैं आप लोगों से बात कर लेना चाहती हूँ। शायद इन 100 बातों में कोई एक बात हो जो आपका धैर्य, साहस बना सके, कोई एक बात यहाँ लग जाए और उससे आपको थोड़ी सी हिम्मत आ जाए जिनको हिम्मत नहीं आ रही है। तो बस मेरा यही पर्पज़ है ये वीडियो बनाने का। तो सबसे पहले तो पॉजिटिविटी का लेवल पूरा हाई होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, रिलैक्स करो, चिल मारो। आप ये सोचो कि मुझे छुट्टी मिली है काम से और लेट के आराम से वीडियोस जो भी आपको पसंद आता है वो देखो। मैंने क्योंकि मेरा झुकाव फूड की तरफ बहुत है, तो मैंने उससे रिलेटेड न जाने कितनी वीडियोस देखी हैं। मतलब जो फूड व्लॉगर्स होते हैं उनको मैंने बहुत देखा है इस बीच में, और मैं इतनी डाइवर्ट रहती थी कि मेरा इस तरफ ज़्यादा दिमाग नहीं जाता था। ठीक है, तो डाइवर्ट रखिए अपने आप को। उसके बाद सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप डॉक्टर से एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स करें। हमारे केस में हमने क्या किया था, क्योंकि हम बाहर तो कहीं जा नहीं सकते, तो ऑनलाइन जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं हमने वो फ़िक्स की थी प्रैक्टो से, और वहीं से हमने डॉक्टर्स को देखा, उनके जो रिव्यूज़ वगैरह होते हैं वो पढ़े, और उनके हिसाब से डॉक्टर को सेलेक्ट करके हमने वहाँ से उनसे ऑनलाइन जो अपॉइंटमेंट होती है वीडियो कॉल के थ्रू, वो सारा किया था। मेरा भी प्रैक्टो से था, मेरी अलग डॉक्टर थी, हस्बैंड के 2 अलग डॉक्टर हैं जो अलग अलग हम उनसे कंसल्ट कर रहे थे। उसके बाद सिद्धार्थ के 2 अलग डॉक्टर थे जिनसे हम ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे थे। तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, उनसे सारे सिम्पटम्स लिख के रखिए। एक एक सिम्पटम, छोटी छोटी चीज़ रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही आपको इंट्यूशन हो जाए कि हाँ मुझे ये चीज़ हो गया है, आप अपना ऑक्सीमीटर आपके पास इस समय ज़रूर होना चाहिए। हमारे पास तो खैर 1 साल से है, जब से ये सारा सिचुएशन हुआ था तब से हमने रख लिया था। थर्मामीटर आपके घर में होने चाहिए, और एक नहीं 2-2 3-3 थर्मामीटर हमेशा रखिए। कई बार एक ख़राब हो जाता है और उसमें रीडिंग इधर उधर आती है, तो मैं हमेशा से, जब से सिद्धार्थ छोटा था तो मेरे घर में कई थर्मामीटर रहते हैं। पारा वाला भी रहता है जो मरकरी वाला होता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक वाला होता है वो भी मैं एक नहीं कई रखती हूँ, ताकि सही रेटिंग जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो हमको मिले। तो दिन में 3 4 5 बार आप अपना ऑक्सीजन लेवल ज़रूर चेक करें। और जो
क्रिटिकल टाइम होता है ना, वो वही 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, मतलब 11-12 दिन तक ये थोड़ा आपका बहुत क्रिटिकल टाइम होता है, जिसमें स्मूथ भी जा सकता है और आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटोरिएट भी हो सकती है, आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। तो इस बीच में अपने सिम्पटम्स को वॉच करना बहुत ज़रूरी है। आपके चेस्ट में पेन वगैरह तो नहीं हो रहा है, आपको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही है, आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप तो नहीं कर रहा है, और आपका फ़ीवर जो आपको एक, जैसे कि एक लेवल होता है फ़ीवर का, लाइक आप हस्बैंड को 100.5 आ रहा था, 12 दिन तक उसी के बीच में था फ़ीवर, 100.5, 6, 7, उससे आगे कभी नहीं गया। अगर आपको 2 दिन तक फ़ीवर एक लेवल पे आया और उसके बाद एकदम से फ़ीवर बढ़ गया है, तो इस चीज़ को अपने डॉक्टर को तुरंत बताना है आपको। मे बी इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा हो जिसकी वजह से आपका फ़ीवर बढ़ रहा हो। अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा आने लगती है, एकदम से बढ़ जाती है, तो वो तुरंत आपको डॉक्टर से बताना है। ब्रीदिंग में अगर डिफ़िकल्टी होती है, तुरंत बिना समय गंवाए आपको अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट में रहना है। 6 मिनट वॉक टेस्ट आपको ज़रूर करना है, मतलब पहले आप अपना ऑक्सीजन एक बार चेक करें कितना आ रहा है, उसके बाद 6 मिनट तक नॉर्मल, जहाँ भी आप अपने रूम में हैं, छोटे से रूम में, तो बस थोड़ा सा जैसे नॉर्मल हम लोग वॉक करते हैं ना, वैसे ही 6 मिनट तक घड़ी देख के वॉक कीजिए, और उसके बाद फिर से अपना लेवल जो है वो चेक कीजिए। वो कम नहीं होना चाहिए, जितना पहले आया है उतना ही आपका ऑक्सीजन होना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल पे वॉच रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसमें एक दिन की भी देरी नहीं करनी होती है, क्योंकि एक दिन से ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। तो इसको हमेशा वॉच रखें। उसके बाद आपको जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की हैं वो आप खाना स्टार्ट कर दें, जिसमें से बहुत कॉमन है आपको जिंक लेना होता है, आपको विटामिन सी लेना होता है। ये 2 तो बहुत कॉमन है, जो कि 20-25 डेज़ आपके चलते ही हैं। इसके अलावा आपकी कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिसिन्स लिखते हैं। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा हैवी कुछ मेडिसिन्स नहीं चला, लेकिन मेरे हस्बैंड को, उनको कई हैवी मेडिसिन चला, उनको सिटी स्कैन करवाना पड़ा, उनको बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स चले जो मुझे नहीं चले। तो ये डिपेंड करता है कि आपके सिम्पटम्स कैसे हैं और कितना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद स्टीम जो होता है, 3 से 4 बार बोलते हैं स्टीम लेने के लिए। मैंने जो स्टीम लिया था, मैं 5 बार लेती थी स्टीम। आज मेरा 21 डे हो गया, लेकिन आज भी मैं 3 बार दिन में स्टीम लेती हूँ। वो उसका रीज़न ये है क्योंकि हस्बैंड को भी 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन होता क्या है ना कि जब अगर घर में किसी को एक है और अभी उसके 14-15 दिन नहीं हुए हैं, तो मेरे ख़्याल से, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि सभी लोगों को, जितने भी लोग घर में हैं, अगर उनका ठीक भी हो गया है फिर भी उन्हें स्टीम लेते रहना चाहिए। तो 3 बार मैं स्टीम लेती हूँ, 3 बार सिद्धार्थ स्टीम अभी ले रहा है। लेकिन उस टाइम जो मेरे 14-15 दिन का, जो 15-16 दिन तक मैंने दिन में 5 बार स्टीम लिया था। तो सुबह उठते ही थोड़ी देर के बाद मैं स्टीम लेती थी। उसके बाद मैंने गैप बना लिया था, हाँ इतनी देर पर मुझे स्टीम लेना है, तो मैं स्टीम लेती थी। जो स्टीमर आते हैं आप वो भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती थी, ये जो केटल्स हैं ना, हमारे घर में 2 हैं केटल, एक ये है और एक जो अभी मैंने न्यू ख़रीदी है वो केटल है। तो एक मैंने यहाँ रख लिया था और इसी में पानी गर्म करके, बहुत ही मेरे को इससे आदत है क्योंकि मैं सालों से इससे स्टीम ले रही हूँ। सिद्धार्थ छोटा था तब से हम उसको दे रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, तो वो आप अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत खौलता हुआ गर्म पानी होता है। तो मैं इसी से स्टीम लेती थी, बाकी आप स्टीमर भी मंगा सकते हैं। स्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीम लेते समय एक बार मुंह से अच्छे से खूब अंदर तक जितना आप ले सकते हो आप गरम स्टीम लो। एक बार नाक से अंदर से स्टीम लो, तो मतलब नाक से कभी मुंह से, कभी नाक से, कभी मुंह से, इस तरीके से पूरा स्टीम आपको गले तक और अपना जो नोज़ के अंदर तक है वो पहुंचाना होता है। वो ज़रूर करिए। स्टीम मैंने प्लेन लिया था, कुछ लोग इसके अंदर हल्दी डाल के लेते हैं, कुछ लोग सेंधा नमक, कुछ लोग नीम के पत्ते डाल के लेते हैं, कुछ लोग विक्स डाल के लेते हैं। मैंने जो लिया था तब से लेकर अभी तक हम लोगों ने सब ने प्लेन स्टीम लिया है, हमने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया। उसके बाद काढ़ा होता है। काढ़ा क्योंकि गर्मी है तो उसी हिसाब से चीज़ों को डाल करके काढ़ा बनाइए। काढ़े की रेसिपी आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे दी, मेरी सिस्टर ने, मेरी मम्मी ने, बहुत सारे लोगों ने, मोर और लेस एक ही जैसे इंग्रेडिएंट होते हैं। तो काढ़ा आप पीजिए, दिन में 2 बार आधा कप काढ़ा पीजिए, उससे बहुत रिलीफ मिलता है। नींबू पानी, गुनगुने से थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए, उसमें नींबू पानी आधा निचोड़ के ज़रूर पीजिए। फ्रूट्स, सारे डॉक्टर खाने बोलते हैं कि आप कोई भी फ्रूट्स खा सकते हो, लाइक आप नारियल पानी पी सकते हो, आप किसी भी तरीके का फ्रूट खा सकते हो। तो मैंने ऑरेंज खाया था, मैंने एक एप्पल खाती थी मैं
एक ऑरेंज खाती थी मैं, और नारियल पानी, 1 गिलास नारियल पानी मेरा था डेली का, 1 गिलास नारियल पानी पीती थी। और अंडे मैंने शुरू किए थे। मैं जैसे कि वेजिटेरियन हूँ, एग वगैरह नहीं खाती थी, लेकिन क्योंकि इसमें बोलते हैं कि जिंक लेवल ज़्यादा होना चाहिए, जैसे एग में भी होता है, और इसमें नॉनवेज ज़्यादा खाने बोलते हैं। लाइक अगर आप चिकन वगैरह खा सकते हो तो चिकन सूप पीजिए, चिकन खूब अच्छे से खाइए। हाई प्रोटीन डाइट आपकी होनी चाहिए, और डाइट भी आपको कैलोरीज हाई खानी होती है, मतलब जितना आप खाते हो उससे ज़्यादा खाना आपको खाना होता है। हाई कैलोरी फूड, हाई प्रोटीन फूड जो है वो आपको कंज्यूम करना होता है। हालांकि जो बीच के 5 से 6 दिन होते हैं उसमें बिल्कुल भी खाया नहीं जाता है, ना ही तो आपको भूख लगती है। मतलब आपका नहीं मैं कह सकती, लेकिन मैं अपना बताती हूँ, 6-7 दिन तो ना ही मुझे भूख लगती थी, और मुझे हर खाना कड़वा लगता था, मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी। लेकिन आपको खाना नहीं छोड़ना, आपको ज़बरदस्ती खाना ज़रूर खाना है। इसमें डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हाई कैलोरी डाइट चाहिए, हाई कैलोरी आपको, मतलब तेल मसाला इनसे नहीं, हाई कैलोरी आपको करना है, हाई प्रोटीन होना चाहिए। तो 2 अंडे हम लोगों ने तभी से शुरू किए थे जब से मुझे पता लगा 6 अंडे डेली बॉयल होते हैं, 2-2 हम तीनों खाते हैं, और अभी तक हम लोग खा रहे हैं। एग जो है वो हमने अपनी डाइट में शामिल कर लिया है। उस समय हमने ना जूस भी पिया था, अनार का और ऑरेंज का जूस मिला के हम लोग तीनों लोग पीते थे। 2-3 दिन तक हमने पिया। फिर जब सिद्धार्थ का सेकंड अपॉइंटमेंट था डॉक्टर से, तो उन्होंने जूस के लिए मना कर दिया, जिसका रीज़न मुझे नहीं पता, बट उन्होंने जूस के लिए मना कर दिया कि जूस मत पीना आप लोग। तो फिर हमने जूस छोड़ दिया, ऑरेंज खाना और ऐसे स्टार्ट कर दिया था। आपको खूब सारा गर्म पानी पीना है, तो 2 लीटर की एक बॉटल में भर के रख लेती थी, और मुझे लगता है 2 बॉटल मैं एक दिन में फ़िनिश करती थी, मतलब 4 लीटर के करीब मैं पानी पी लेती थी। मेडिसिन की वजह से ना थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, तो अभी भी मुझे एक अलग सा पसीना, जो पहले मैंने कभी फ़ील नहीं किया, पूरा अलग सा, एक अलग तरीके का बहुत ज़्यादा सा पसीना मुझे उस बीच में आता था। तो उसी के हिसाब से मैं अपना इंटेक भी रखती थी पानी का। लगभग 3 से 4 लीटर आप पानी ज़रूर पीजिए, खूब अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट करके रखिए। पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंपल अगर सर्दी खांसी भी होती है उसमें भी आपको लिक्विड इंटेक करने बहुत बोलते हैं, तो ये तो फिर अलग ही चीज़ है। तो आपको लिक्विड का इंटेक बहुत अच्छा रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। ठंडी चीज़ें अवॉइड करें, कोई दही वही इस टाइप की जो ठंडक वाली चीज़ें होती हैं वो कम ही खाएं। जो गर्माहट होती है, जैसे एप्पल ना एक गर्माहट देता है आपको, उसकी तासीर गर्म में आती है, तो एप्पल तो ज़रूर ही शामिल करें। और इसी तरीके से जो भी आपका खाना पीना, फ्रूट जो भी है, उसको वाइजली डिसाइड करें कि वो उसकी जो तासीर है वो गर्म हो। और ये सिर्फ आपका 14 दिन तक ही नहीं, इसके बाद मुझे लगता है 1 मंथ तक आपको अपने क्योंकि इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, तो बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। किसी भी ठंडी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है, या फिर आपको फ्रिज का रखा पानी या ऐसा इसके बाद भी नहीं पीना है। इवन नॉर्मल टेम्परेचर का पानी आप इन 14-15 दिनों में मत पीना। गुनगुना पानी आप लोग हर समय कंज्यूम कीजिए, क्योंकि मैंने ऐसा ही किया था। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि गुनगुना पानी हर समय आप कंज्यूम करें। गलाला जो है मैं नहीं कर पाई थी शुरू में, 5-6 दिन में नहीं कर पाई थी, लेकिन इसमें बोलते हैं कि गागल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल के गागल करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे आपकी थ्रोट जो है वो क्लीन होती है। गर्म पानी, गागल और स्टीम, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। समय समय पर अपना टाइम बनाइए, रूटीन बनाइए और उसको लेते रहिए। पॉजिटिव रहिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए जिस भी सिचुएशन में आप। बिल्कुल भी घबराइए नहीं, जितना आप घबराएंगे उतना आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो मल्टीप्लाई होंगी, वो हमें नहीं करनी है। अपने दिमाग को, अपने दिल को एकदम शांत रखिए, बहुत ज़रूरी है ये। और तभी आप शांत मन से कोई डिसीज़न ले पाओगे और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे। तो चाहे आप बीमार हो, चाहे आपकी पूरी फैमिली इस सिचुएशन से जूझ रही है, आपको शांत रहना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, सच में आपको अपने अंदर से खुद को शांत रखना है, कंट्रोल रखना है, पूरा पॉजिटिव रहना है। और बस चाहे कितनी भी सिचुएशन बिगड़े, आपको पॉजिटिव ज़रूर रहना है। और हाँ, खाने में मैं आपको बताऊँ मैं क्या खाती थी। मोस्टली खिचड़ी खाई है मैंने। बहुत कुछ च्यू करने का मन नहीं करता था, तो खिचड़ी बहुत खाई है मैंने। और मेरा क्योंकि हर चीज़ मुझे कड़वी लगती थी, तो
बहुत मुश्किल से खाया जा पाता था। जितना मुझे खाना मिलता था मैं उतना कभी पूरा नहीं खा पाती थी। थोड़ा ही खाने में आपका पेट भर जाता है, आपको मतलब इतना एकदम बच्चों की तरह डाइट हो जाती है, जबकि ज़्यादा खाना होता है। मैं बहुत फ़ोर्स करती थी और जब तक ऐसा नहीं हो जाता था कि अब मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, मैं तब तक अपने आप को फ़ोर्स करती रहती थी खाने के लिए। फिर भी मैं बहुत कम खा पाती थी और इतना बैग भर के खाना, जो भी मैं क्वारंटीन रही हूँ ना 6 से 7 दिन, इतना खाना इकट्ठा हो गया था मेरे पास। एक जो गार्बेज बैग होता है उसमें मैं इकट्ठा कर रही थी, तो काफ़ी सारा खाना मेरा वेस्ट हो जाता था, मैं नहीं खा पाती थी। तो खिचड़ी क्या होता है ना, आप मुँह में डालो और निगल लो, तो वो ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, दाँत चलाने का भी मन नहीं करता है। तो रोटी वगैरह भी खाइए, कम खाइए, खिचड़ी, दलिया ये बहुत खाइए। खिचड़ी में भी बहुत थोड़े से राइस और ढेर सारा मूंग का दाल, जिसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है और आपके पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मूंग का दाल का सेवन ज़्यादा करें। अगर आप दाल चावल, वैसे चावल अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, चीनी नहीं खानी चाहिए, स्वीट चीज़ें नहीं खानी है, इसमें मैदा नहीं खाना है, इसमें बिस्किट, नमकीन, फ्राइड फूड ये सब बिल्कुल नहीं। आपके स्टमक पे आपको भार डालना ही नहीं है कि आपकी जो बॉडी की एनर्जी है वो आपके पेट का खाना पचाने में लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इतना लाइट खाना खाना है कि उसे पचाने में आपकी बॉडी को बिल्कुल भी ताकत ना लगे और आपकी बॉडी इस वायरस से लड़ने में काम कर सके, उस आपकी जो प्राण शक्ति है वो काम करे उस वायरस से लड़ने में, ना कि आपका खाना पचाने में वो लगा रहे। तो इतना आपको लाइट, हल्का, कम तेल वाला खाना, जो कि हम अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, उस तरीके से खाइए और एकदम सादा, बिल्कुल कम मिर्च मसाले वाला खाना। सैंडविच मैंने बहुत खाया है ब्राउन ब्रेड का, क्योंकि मेरा सिर्फ अभी तक मेरा ब्रेड और उसमें कुछ आलू वालू या पनीर स्टफ़ करके मेरा खाने का मन करता है। तो पनीर भी हमने बहुत खाया है इस बीच में, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है, तो वो अच्छा होता है आपके लिए। तो पनीर वगैरह कंज्यूम कीजिए। नॉनवेज खाते हैं तो खूब अच्छे से खाइए, डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। ये जो खाना ना खा पाना, मतलब भूख ना लगना, ये जो चलता है ना, ये 4-5 दिन चलता है, बीच के मैं बता रही हूँ, बीच में 4-5 दिन ये रहता है। उसके बाद जैसे ही आप 7वें 8वें या 9वें डे पे आते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर आप प्रॉपर खा पाओगे। हालांकि टेस्ट वही कड़वा आएगा आपको, अगर आपका टेस्ट एंड स्मेल चला गया है तो टेस्ट कड़वा आता है, खा नहीं पाते हो ज़्यादा, लेकिन भूख बहुत लगती है। तो जो चीज़ आपको, जिस चीज़ का टेस्ट आपका गया नहीं है ना, उसको खाने की कोशिश कीजिए। लाइक मुझे फ्रूट्स बहुत अच्छे लगने लगे थे, एप्पल वगैरह, तो मैंने वो खाएँ। पपाया खाया है मैंने, ऑरेंज खा लेती थी मैं, थोड़ा सा पनीर वाला सैंडविच बीच में बनवा लेती थी, वो खा लेती थी। तो इस तरीके से आपको खुद सोचना है कि आपको क्या खाना है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है अपना अच्छे से। और मैं आशा करती हूँ कि जो भी लोग इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं वो घर घर में ही ठीक हो जाएं, उनको किसी तरीके की ऐसी परेशानी ना हो, बाहर भाग दौड़ कुछ ना करनी पड़े, बस हल्के हल्के में निपट जाएं। बस मैं यही चाहती हूँ। आप लोगों के लिए भी मैं प्रे करूँगी, जो लोग भी इस सिचुएशन में हैं, जिनकी फैमिली इस सिचुएशन में, वो जल्दी से निकल जाएं। बस मैंने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है ताकि थोड़ी भी आपको हेल्प मिल सके। कई सारे लोग मुझसे मेडिसिन्स के नाम पूछ रहे हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ। इस तरीके से सोशल मीडिया पे आप कुछ प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तो डॉक्टर आपके सिम्पटम के हिसाब से मेडिसिन लिखेगा। तो जो लोग पूछ रहे हैं ना, प्लीज़ प्लीज़, अगर आप लोगों ने अभी डॉक्टर को नहीं दिखाया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप डॉक्टर को दिखाएं। आप जा नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं है, ऑनलाइन आपको बहुत सारे डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, जो कि आपको गाइड करेंगे और आपको आपके सिम्पटम्स के हिसाब से मेडिसिन दे पाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर के नाम पूछे हैं मुझसे, तो अगर आपको एकदम नीड है और आप उन्हीं डॉक्टर्स को दिखाना चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो मेरी मेल आईडी पे। मैं ना डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी अपनी मेल आईडी का, तो वहाँ पे आप मुझे मेल करिए। मैं वहाँ से आपको डॉक्टर की जो डिटेल है, उनका नाम और सब, कैसे आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, मैं आपको ज़रूर वहाँ से बता दूँगी। और आई नो कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बट मैंने पूरा कोशिश किया है कि जो मुझे जितना पता है मैं आप लोगों को बता पाऊँ, किसी तरीके से आप लोगों की हेल्प हो पाए। इन 100 बातों में से अगर एक बात भी आपके काम की निकल आती है ना, तो वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। हम सभी लोग मिलके ओवरकम करेंगे इस चीज़ से। एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए और अपनी पॉजिटिविटी, हिम्मत बना के रखिए। आप सभी लोगों की बहुत ही फास्ट और बिल्कुल सेफ़ रिकवरी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी। और जितने लोग हमारी फैमिली में हैं, ये 2-2.5 लाख जो भी लोग हमारे साथ हैं, ये सभी लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो बस हिम्मत रखिए
और आप ज़रूर इस चीज़ से रिकवर हो जाएंगे। चलिए वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रा सी थोड़ी सी तो हेल्प मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं अलग अलग जिन पे आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, तो उनको भी मैं आगे बनाने की कोशिश करूँगी। चलिए बाय।